दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के भूगोल भारत भौतिक पर्यावरण का अध्याय 2 संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। इस अध्याय में आप जानेंगे कि भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है और इन खंडों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। साथ ही इस अध्याय में आप भारत के प्रमुख भू आकृतिक खंडों और उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय भारत भौतिक पर्यावरण का अध्याय 2 संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी की उर्वरता, गठन और स्वरूप अलग अलग क्यों है? आपने ये भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी अलग अलग होते हैं और चट्टानें और मिट्टी आपस में संबंधित होती हैं। इसका कारण ये है कि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियां ही होती हैं। और दोस्तों, पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों और मिट्टियों में भिन्नता धरातली स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। और वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है और इतने लंबे समय में कई प्रकार के बल, चाहे वो अंतर्जात बल हों, बहिर्जात बल हों, उनसे अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं और इन बलों की पृथ्वी की धरातली और अधःस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आप दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जानते होंगे, पृथ्वी की विवर्तनिक हलचल। इसके विषय में आपने भौतिक भूगोल का परिचय में पढ़ा है और इसमें हमने ये पढ़ा था कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी और यह आकार में काफ़ी बड़ी थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी इसी का हिस्सा थी। लेकिन करोड़ों वर्षों के दौरान ये प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व और इंडियन प्लेट के उत्तर दिशा में खिसकने लगी। दोस्तों, आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित भी कर सकते हैं और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, इसके अनुसार इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? तो इसके बारे में भी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना और इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम। ये मुख्यतः दोस्तों अंतर्जनित और बहिर्जनक बलों के प्लेटों के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। और भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए, भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में कौन कौन से? प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, ये 3 भूवैज्ञानिक भागों में भारत को विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले आइए प्रायद्वीपीय खंड के बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्रायद्वीपीय खंड जो है इसकी उत्तरी सीमा कटी-फटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली, देखिए कच्छ से प्रारंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना और गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक जाती है। और इसके अलावा देखिए उत्तर पूर्व में कर्बी एंगलांग और मेघालय का पठार और पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार हैं। तो प्रायद्वीपीय खंड जो है दोस्तों, ये देखिए प्रायद्वीपीय खंड अरावली पहाड़ियों से पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना और गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके उत्तर पूर्व में कर्बी एंगलांग पठार और मेघालय का पठार है और पश्चिम में राजस्थान भी इसी प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है। देखिए, पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय और कार्बी एंगलांग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है और इस तरह राजस्थान में ये प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल और मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। तो ये आपने जाना प्रायद्वीपीय खंड के बारे में। प्रायद्वीपीय खंड कैसे बना है, यानी इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट से बना हुआ है और कैम्ब्रियन कल्प में ये भूखंड एक कठोर खंड के रूप में
खड़ा है। और अपवाद रूप में पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और इसके कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और देखिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों और खंड भ्रंश से दोस्तों ये प्रभावित है। और देखिए, नर्मदा, ताप्ती और महानदी की रिफ्ट घाटियां जो हैं, इसके अलावा सतपुड़ा जो है ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण है। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल हैं। अवशिष्ट पहाड़ियों के मुख्य रूप से उदाहरण अरावली, नल्लामाला, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियां हैं। और यहाँ की जो नदी घाटियां हैं वो उथली हैं और उनकी प्रवणता कम होती है। दोस्तों, पूरब की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। और इसमें देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण हैं। जबकि पश्चिम में जो नदियां गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अब आइए देखते हैं हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं के बारे में। ये दूसरा जो है भूवैज्ञानिक खंड है जिसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, कठोर और स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। तो याद रखिए, प्रायद्वीपीय खंड कठोर और स्थिर है, जबकि हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं इनकी संरचना युवा, दुर्बल और लचीली है। और ये पर्वत वर्तमान समय में बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित हैं और इसके परिणाम स्वरूप इनमें वलन, भ्रंश और छेप बनते हैं। और इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी हुई है। और दोस्तों, तेज बहाव वाली नदियों से ये क्षेत्र अभी भी अपरदित होता है और ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में हैं। यहाँ पर जो भूआकृतियाँ बनती हैं उनमें देखिए गार्ज, वी आकार की घाटी, छिप्रिका और जलप्रपात, ये सब इसके प्रमाण हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गार्ज का चित्र है कि किस प्रकार से नदियाँ जो हैं गार्ज का निर्माण करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है उसकी विशेषताएं देखते हैं। तो भारत का जो तृतीय भूवैज्ञानिक खंड है वो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूल रूप से देखा जाए तो यह एक भू अभिनित गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। और तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही हैं। दोस्तों, इन मैदानों में जो जलोढ़ है उसकी औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। तो ऊपर जिन चीज़ों का वर्णन किया गया है उससे ये पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में बहुत अधिक अंतर है और इसके कारण दूसरे पक्ष जैसे धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति और उच्चावच पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। सबसे पहले भू आकृति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भू आकृति किसी स्थान की भू आकृति जो होती है उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम होती है। भारत में धरातली विभिन्नताएं बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं और इसके उत्तर में बड़े क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है जो पर्वतीय प्रदेश है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसमें अनेक चोटियां, सुंदर घाटियां और महाखड्ड यानी गार्ज हैं। दक्षिण भारत एक स्थिर किंतु कटा फटा पठार है जहां पर अपरदित चट्टान, खंड और कगारों की भरमार है। और इन दोनों के बीच में उत्तर भारत का विशाल मैदान पाया जाता है और ये मैदान नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित है और अत्यंत ही उपजाऊ मैदान है। आइए देखते हैं मोटे तौर पर भारत को कितने भू आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हमने भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में देखकर अध्ययन किया था, लेकिन अब भू आकृतिक खंडों में देखते हैं भारत को कितने भू आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। तो अध्ययन सुविधा की दृष्टि से दोस्तों देखिए, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारत को जो है ये 6 भू आकृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो ये 6 भू आकृतिक खंडों में बांटकर भारत का अध्ययन
किया जा सकता है। सबसे पहले उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में जानते हैं। दोस्तों, उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और अन्य पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। उत्तर पूर्वी पहाड़ियां शामिल हैं और इसके अलावा हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय हैं। आइए इस मैप के माध्यम से जो भारत के भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजन है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्या था दोस्तों? पहला था उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। तो ये जो पहला है, ये उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसमें काराकोरम श्रेणी, केटू, लद्दाख, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा, ये सभी पर्वतमालाएं शामिल हैं। और इसके अलावा उत्तर पूर्वी जो पर्वतमालाएं हैं, इसमें देखिए नामचा, बरुआ, नागा श्रेणी और पटकाई भूमि, ये सभी शामिल हैं। दूसरा विभाजन है उत्तरी भारत का मैदान। तो ये जो क्षेत्र है, ये देख सकते हैं आप, ये उत्तरी भारत के मैदान से है, जो गंगा, यमुना, चंबल, सिंध, सोन नदी द्वारा लाई गई जो है निक्षेपों से बना है और अत्यंत ही उपजाऊ है। तीसरा विभाजन क्या है? देखिए, तीसरा विभाजन जो भारत के भूआकृति का किया गया है, ये है प्रायद्वीपीय पठार। तो ये क्षेत्र दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है। पांचवा विभाजन ये तटीय मैदान है। तो देखिए, तटीय मैदान यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान और ये पूर्वी तटीय मैदान, ये पांचवा विभाजन है। और छठवां जो है हमारा, ये देखिए, चौथा जो था ये भारतीय मरुस्थल था, तो ये भारतीय मरुस्थल है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट। और जो छठवां है वो हमारे द्वीपीय या द्वीप हैं, इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप शामिल हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमालाओं के बारे में। तो आप जानते हैं कि हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इसमें देखिए बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां जो हैं उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई हैं। दोस्तों, दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूरब पश्चिम दिशा में फैली हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। इसके अलावा जो हमारा पूर्वोत्तर है, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं। बृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्ष श्रेणी भी कहा जाता है, इसका पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। और आप मानचित्र में देख सकते हैं कि हिमालय जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य तथा पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। तो हिमालय जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य और पूर्वी एशिया के देशों के बीच मजबूत दीवार या जो है इसको एक तरह से बाउंड्री के रूप में कहा जाए तो खड़ा है। और भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, इसके अलावा दोस्तों श्रीलंका, मालदीव, ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। हिमालय जो है वो प्राकृतिक रोधक ही नहीं बल्कि जलवायु, अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। और दक्षिण एशिया के देशों में भू पर्यावरण पर हिमालय का प्रभाव ये है कि दोस्तों ये साइबेरिया या उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं से हमारी रक्षा भी करता है। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारे लिए एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में खड़ा है। हिमालय पर्वतमाला में भी कई प्रकार की क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को भी कई उपखंडों में विभाजित किया जाता है। तो एक तो हिमालय है, उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, इसका भी विभाजन कई भागों में किया जाता है। कश्मीर हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। तो सबसे पहले आइए कश्मीर हिमालय के बारे में या उत्तर पश्चिमी हिमालय के बारे में जानते हैं। दोस्तों, कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है और यह एक कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा मरुस्थल है।
बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील हैं। तो ये देखिए, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी और डल झील हैं। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियां बल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में हैं और कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा क्या होता है दोस्तों? कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे जैसे करेवा, हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों के हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है और उसी को करेवा कहते हैं। दोस्तों, कश्मीर हिमालय में जो है जाफरान की खेती की जाती है। बृहद हिमालय में क्या आते हैं? जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख में खारदुंगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। तो एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। बृहद हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं? जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला, ये दर्रे हैं। और महत्वपूर्ण अलवण जल की झीलें, मीठे पानी की झीलें डल झील और बुलर झील और लवण झीलें जैसे पांगोंग सी और दोस्तों सोमोरिरी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। और इसके अलावा सिंधु और इसकी सहायक नदियां झेलम और चिनाब इस क्षेत्र में अपवाहित होती हैं। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय ये अपने सौंदर्य और खूबसूरत दृश्यों के लिए जाना जाता है और हिमालय में यही रोमांचक दृश्य वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि कई तीर्थ स्थल जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार ए शरीफ भी यहीं पर स्थित है और यहाँ बहुत सारे तीर्थयात्री हर साल आते हैं। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है और श्रीनगर में डल झील रोचक प्राकृतिक स्थल है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है, फिर भी नदी स्थल के रूप में विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण करती है। दोस्तों, रोचक तथ्य ये है कि कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्पी बहाव रोचक है और ये पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण है जिसका एक हिस्सा वर्तमान डल झील है और ये झील झेलम नदी के लिए स्थानीय निम्नतम आधार रही है। इसके अलावा प्रदेश के दक्षिणी भाग में अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूशनल घाटियां पाई जाती हैं। इनको दून कहा जाता है और इसमें जम्बू दून और पठानकोट दून प्रमुख हैं। तो यहाँ पर इस चित्र में आप पश्चिमी हिमालय को देख सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है। अब आइए हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हिमालय का ये हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूरब में काली नदी के बीच स्थित है। तो यहाँ पर हिमाचल और उत्तराखंड, ये देखिए रावी और काली नदी, यहाँ पर आप देख सकते हैं रावी नदी, देखिए यहाँ पे रावी नदी यहाँ से बहती है और काली नदी के बीच ये जो है दोस्तों रावी नदी और काली नदी के बीच का हिस्सा जो है आप देख सकते हैं कि ये हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय है। और दोस्तों, ये भारत की दो मुख्य नदी तंत्र सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियां रावी, ब्यास, सतलज और यमुना और घाघरा जो हैं ये गंगा की सहायक नदियां हैं। सिंधु की सहायक नदियां में रावी, ब्यास, सतलज हैं और गंगा की सहायक नदियां में यमुना और घाघरा हैं। इसके अलावा हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है और लाहौल और स्पीति जिले के स्पीति उपमंडल में है। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय और दोस्तों उत्तर दक्षिण दिशा में शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र रहे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पर्वतीय नगर जैसे धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित हैं। शिवालिक, दोस्तों शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नज़दीक सिवावाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई है और किसी समय यहाँ इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय स्थित था जो बाद में अस्थायी रूप से देहरादून में स्थापित हो गया था। दोस्तों, इस श्रेणी की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून हैं और यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून चंडीगढ़ कालका की दून, नालागढ़ दून, इसके अलावा देहरादून, हरिके दून, कोटा दून, ये सभी शामिल हैं और इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है।
इसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। दोस्तों, बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। भोटिया पहाड़ों पे रहने वाले भोटिया प्रजाति छोटे कद के होते हैं। ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल यानी बुग्याल जो है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान यहाँ पर चले जाते हैं और शरद ऋतु में पुनः ये घाटियों में लौट आते हैं। अब देखिए दोस्तों, फूलों की घाटी जो है इसी पर्वतीय क्षेत्र पर स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित हैं दोस्तों। इसके अलावा देखा जाए इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग जिसको नदी संगम कहा जाता है और इनका विवरण इसके अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे। अब आइए तीसरे हिमालय के बारे में, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में जानते हैं। दोस्तों, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूरब में भूटान हिमालय है। यह एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर दोस्तों लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग विशेषकर दार्जिलिंग में मिश्रित जनसंख्या जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ की प्राकृतिक दशाओं में देखिए मध्यम ढाल, गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष भर वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ पर चाय के बागान लगाए थे। बाकी हिमालय से यह क्षेत्र भिन्न है क्योंकि यहाँ दुआर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं और इनका उपयोग चाय बागान के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और आर्किड के लिए जाने जाते हैं। अब आइए अरुणाचल हिमालय के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अरुणाचल हिमालय जो है ये पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूरब में डिफू दर्रे तक फैला हुआ है और इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा उत्तर दक्षिण से जो है दोस्तों दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू और नामचा बरवा शामिल है। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं और नामचा बरुआ को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गार्ज बनाती है। इसके अलावा कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग दिबांग और लोहित ये अरुणाचल हिमालय की प्रमुख नदियां हैं और ये नदियां बारहमासी हैं, बहुत से जलप्रपात यानी वाटरफॉल बनाती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अधिक क्षमता है। अरुणाचल हिमालय की एक मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूरब में बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार हैं। देखिए मोनपा, अबोर, मिसमी, निसी और नागा ये दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर बसने वाली जनजातियां हैं। इनमें से ज़्यादातर जनजातियां झूम खेती करती हैं जिसको कि स्थानांतरित कृषि या स्लैश और बर्न कृषि भी कहा जाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता में धनी है जिसका संरक्षण देशज समुदायों ने किया है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति के कारण यहाँ पर घाटियों के बीच परिवहन जोड़ाव लगभग नाम मात्र ही है। इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित दुआर क्षेत्र से होकर ही यहाँ पर कारोबार किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए मिजो पहाड़ियों को इस चित्र में आप देख सकते हैं। इसके अलावा हिमालय का जो एक पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत हैं, एक वर्गीकरण इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये ध्यान रखने वाली बात है, उत्तर से दक्षिण पूर्वी पहाड़ियों की दिशा है। उत्तर में ये पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ और मणिपुर पहाड़ियों और दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। यह एक नीची पहाड़ियों का क्षेत्र है जहाँ पर अनेक जनजातियाँ झूम और स्थानांतरित खेती करती हैं। इसके अलावा दोस्तों ज़्यादातर पहाड़ियाँ यहाँ छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती हैं और यहाँ पे महत्वपूर्ण नदी बराक नदी है जो मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील है जिसे लोकटक झील कहा जाता है। लोकटक झील आप जानते हैं यहाँ प्रसिद्ध तैरता हुआ जो है एक नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है आपको बताना है। दोस्तों ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। मिजोरम जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है मृदुल और असंगठित चट्टानों से
बना है। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं और मिजोरम और मणिपुर की 2 नदियां बराक की सहायक नदियां हैं, जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां चिंदविन नदी की जो है सहायक नदी हैं, जो कि म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की सहायक नदी है। आपको बताना है कि लोकटक झील किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है, और यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क स्थित है। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत के दूसरे भू आकृतिक विभाग उत्तरी भारत के मैदान के बारे में। दोस्तों उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूरब से पश्चिम में लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है और इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की यहाँ अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है और उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान में विभाजित किया जाता है। जलोढ़ मैदान को भी 2 भागों में खादर और बांगर में विभाजित किया जाता है। भाबर क्या है दोस्तों? भाबर जो है ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है और उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े बड़े शैल और गोलाश्म जमा कर देती हैं और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। भाबर के दक्षिण में अब क्रम देखिए दोस्तों, भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट हो जाती हैं क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं और ये क्षेत्र अनूप बन जाता है जिसको तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर भी है। अब तराई से जब आप दक्षिण जाएंगे तो इनको पुराने और नए जलोढ़ मैदान कहते हैं। पुराने जलोढ़ मैदान को दोस्तों बांगर और नए जलोढ़ मैदान को खादर कहा जाता है। और इस मैदान की नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां, इसमें बालूरोधिका, विसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियां पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदी द्वीप और बालूरोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है और यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों उत्तरी मैदान में आप धान की रोपाई करते हुए आदमियों को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण भी करती हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा। सामान्य तौर पर ये एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है और ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, लेकिन बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप ये दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है और ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। यहाँ पर कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाते हैं। मैदानी क्षेत्र होने के कारण, उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ जनसंख्या और जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। अब आइए देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। दोस्तों नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूरब में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची यानी कार्डामम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित करती है। और उत्तर पूर्व में दोस्तों शिलांग, कार्बी एंगलांग पठार जो है इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत में अनेक पठार जो हैं और ये इन्हीं से मिलकर बना है। इन पठारों में हजारीबाग का पठार, पलामू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार, तो ये प्रायद्वीपीय भारत कई पठारों से मिलकर बना है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है और इसका प्रमाण ये है कि यहाँ नदियों का जो बहाव है ये पूरब दिशा में मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी और कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन दोस्तों देखिए इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक जो स्थलाकृति है वो टार, ब्लैक पर्वत, भ्रंश घाटी,
पर्वत स्कंध, नग्न चट्टान संरचना, ये सभी पहाड़ियाँ क्वार्टजाइट भित्तियाँ शामिल हैं जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। और इस पठार के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। और आप जानते हैं काली मिट्टी दोस्तों कपास और सोयाबीन आदि फसलों के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान और निमज्जन भ्रंश तथा विभंग के निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। भीमा भ्रंश बहुत जरूरी है। यहाँ बार बार भूकंपी हलचलें होती हैं और अपनी पुनरावर्ती भूकंपी क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण प्रायद्वीपीय पठार पर धरातली विविधताएं पाई जाती हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण है, इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी जो है खड्ड और महाखड्ड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मोरेना खड्ड इसके उदाहरण हैं जो कि दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित हैं। प्रमुख उच्चावच लक्षणों के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी पठार में बांटा जा सकता है। दोस्तों दक्कन का पठार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाले और महादेव की पहाड़ियाँ हैं और ये इनके बीच का भाग दक्कन का पठार कहा जाता है। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर कई नाम दिए गए हैं। आप जानते हैं महाराष्ट्र में इनको सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में और नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियाँ इनको कहा जाता है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं और इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है जो कि दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ इनकी औसत ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुडी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो नीलगिरी पहाड़ियों में है और ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से हुई है और पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। और यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जवादी हिल्स, जवाड़ी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। तो एक प्रश्न ये बनता है पश्चिमी घाट की सबसे या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। इसके अलावा दोस्तों ये अन्नामलाई पहाड़ियों में है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, नीलगिरी पहाड़ियों में है और पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। ये जो हम पठार की बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की बात, उसका दूसरा भाग है मध्य उच्च भूभाग और पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं और ये अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं और ये काफ़ी हद तक अपर्दित है। इनकी श्रृंखला टूटी हुई है और प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर राजस्थान तक है। दोस्तों यहाँ पर ये अनुदैर्य रेत के टिब्बों और चापाकार यानी बरखान रेतीले टिब्बों से ढके हैं और अपने भूगर्भीय इतिहास में ये क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टान जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस इसकी उपस्थिति इसका प्रमाण है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई दोस्तों ये 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर पूर्वी दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। इसके अलावा यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। बनास चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो पश्चिम में अरावली से निकलती है और मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है जिसके दक्षिण में छोटा नागपुर पठार, इसको दोस्तों खनिजों का भंडार कहा जाता है। अब जो है दोस्तों उत्तर पूर्वी पठार के बारे में जान लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में प्रायद्वीपीय भाग में वास्तव में ये प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है और ये माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से ये अलग हो गया था। बाद में नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा इसको पाट दिया गया है और आज मेघालय और कार्बी एंगलांग पठार इसी के कारण मुख्य प्रायद्वीप पठार से अलग थलग हैं।
दोस्तों यहाँ पर उत्तर पूर्वी पठार में जो निवास करने वाली जनजातियाँ हैं, उनमें मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंती पहाड़ियाँ, और इन्हीं के नाम से यहाँ पर जनजातियाँ निवास करती हैं। असम की कार्बी एंगलांग पहाड़ियाँ भी दोस्तों ये इसी का विस्तार हैं। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय का पठार यहाँ पे कोयला, लोहा, सिलीमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार पाया जाता है। और दोस्तों उत्तर पूर्वी जो पठार है, यहाँ पे अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और इसके कारण मेघालय का पठार एक अति अपरदित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। और मासिन राम दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी के निकट है। अब आइए अगले भू आकृतिक स्थल भारतीय मरुस्थल यानी ग्रेट इंडियन डिजर्ट के बारे में जानते हैं। इसका विस्तार कहाँ पर है दोस्तों? विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। ये एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से टीले और बरखान पाए जाते हैं। टीले और बरखान जो है रेतीले क्षेत्रों की विशेषताएं हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा बहुत कम यानी 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिसके कारण यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है और इसी कारण इसको मरुस्थल या डिजर्ट कहा जाता है। दोस्तों ये भी माना जाता है कि मेसोजोइक काल में ये क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। और देखिए यहाँ पर अकाल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों और जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास समुद्री निक्षेप से ये पता चलता है कि ये पहले समुद्र का हिस्सा था। यहाँ पर आप रेत और वहाँ पर चलने वाले ऊंट को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, फिर भी अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण यहाँ पे धरातली स्थलाकृति जो है ये भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ पर स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टाने, मरुद्यान ये पाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग में बांटा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर मरुस्थली क्षेत्र में जो नदियाँ हैं वो अल्पकालिक हैं। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल्प वर्षा और बहुत अधिक वाष्पीकरण के कारण इसके प्रदेश में हमेशा जल का घाटा या कमी रहती है। कुछ नदियाँ बहुत कम दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में दम तोड़ देती हैं और दोस्तों ये अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। जो नदियाँ मतलब बहते बहते समुद्र में नहीं गिरती, विलुप्त हो जाती हैं, उनको अंतःस्थलीय अपवाह का कहा जाता है। जहाँ ये नदियाँ झील या प्लाया में मिल जाती हैं, इन प्लाया झीलों का जल खारा होता है और यहाँ से नमक बनाया जाता है। राजस्थान में सांभर झील से महत्वपूर्ण नमक उत्पादन किया जाता है। अब आइए देखते हैं भारत के जो हमारा विभाजन है, भू आकृतिक विभाजन, इसमें तटीय मैदानों के बारे में। दोस्तों भारत की तट रेखा बहुत लंबी है। स्थिति और सक्रिय भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदान 2 प्रकार के हैं, एक पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय चट्टानों का उदाहरण है मैदानों का, और ऐसा माना जाता है कि जो द्वारका, इसको आप द्वारकापुरी कृष्ण की राजधानी भी कहते हैं, पौराणिक शहर है द्वारका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर था, अब पानी में डूबा हुआ है और जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है। और पत्तनों और बंदरगाह के विकास के लिए यहाँ पर प्राकृतिक परिस्थितियाँ विद्यमान हैं और इसी कारण यहाँ पर अनेक बंदरगाह भी हैं दोस्तों, जिनमें कांडला, मझगांव, जेएलएन, नौहावा सेवा, मरमागांव, मंगलौर और कोचीन ये पश्चिमी घाट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को दोस्तों गुजरात और कच्छ काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट ये और गोवा तट, कर्नाटक और केरल में क्रमशः मालाबार तट इनको कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो मध्य में संकीर्ण है, लेकिन उत्तर और दक्षिण में ये चौड़ा हो जाता है और इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं।
मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल या बैक वाटर्स है, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये कयाल जो हैं दोस्तों, बैक वाटर्स, नौकायन के लिए पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण के केंद्र होते हैं। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली यानी नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान जो हैं, ये पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में जो पूर्वी तटीय मैदान है ये चौड़ा है और उभरे हुए तटों का उदाहरण है। पूरब की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं और इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा शामिल है। पूर्वी तटीय मैदान जो है उभरा हुआ भाग है और इस कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम है और यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की जो चौड़ाई है दोस्तों 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। और पूर्वी तट के कुछ पत्तनों के नाम आपको बताना है, आप हमको सर्च करके बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों 26 दिसंबर 2004 को अंडमान और निकोबार द्वीपों पर एक प्राकृतिक आपदा ने कहर ढाया था। इसको सुनामी कहा जाता है और इससे बहुत लोगों को काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। अंतिम जो भू आकृति विभाजन है द्वीप समूह, इनके बारे में जानते हैं। भारत में मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं और ये 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूरब से 94 डिग्री पूरब के बीच स्थित हैं। रिची द्वीप समूह और लंबरिंथ द्वीप यहाँ के प्रमुख द्वीप हैं और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप में जाना जाता है। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा हैं। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है और बैरन आइलैंड दोस्तों, ये भारत का एकमात्र जीवंत या जागृत ज्वालामुखी ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और ये द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गोलास्मों से बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस द्वीप की मुख्य पर्वत चोटियों में अंडमान निकोबार में सैडल चोटी, सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है जो 738 मीटर है। माउंट डियोबोली मध्य अंडमान में 515 मीटर, माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान में 460 मीटर ऊंची और माउंट थुइल्लर ग्रेट निकोबार में जो कि 642 मीटर ऊंची है। और सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है जो कि 738 मीटर है। यहाँ पर एक द्वीप का चित्र आपको दिखाया गया है। दोस्तों पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल जो हैं निक्षेप और खूबसूरत पुलिन हैं और यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। इसके अलावा अरब सागर के जो द्वीप हैं यहाँ पर लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल हैं। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूरब से 74 डिग्री पूरब के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित हैं और पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ पर 36 द्वीप हैं और इनमें से 11 पर मानव आवास है। मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा है और उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरे द्वीप। और इस द्वीप पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर यहाँ पर गुटिकाएँ, सिंगिल, गोलास्मिकाएँ और गोलास्म पूर्वी तट समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये अरब सागर के द्वीप में जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल थी उनकी विशेषता थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। बहुत ही विस्तार से हमने एनसीईआरटी 11वीं कक्षा के भूगोल भारत भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भारत की भू आकृतिक संरचना और भारत के भू आकृतिक खंडों में विभाजन और उनकी विशेषताओं में विस्तार से विशेषताओं के बारे में जाना है, जो आपके तैयारी की दृष्टि से या समझने की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हमने जो है हाईलाइट कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और पढ़ाई के क्रम में आप नोट्स बनाते चलें ताकि जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो आपके नोट होते चलें और आगे रिवाइज करने में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।